आज हम लोग उन्हीं 3 वीडियो में जो हमने आपको पिछले लगातार 1 हफ्ते में दिए हैं, जिनमें अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण को 2 हिस्से में हमने आपको पढ़ाया। पहला महमूद गजनवी का और दूसरा मोहम्मद गौरी का। इन तीनों आक्रमणों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से 25 जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका हम इसमें अभ्यास करेंगे। और ये 25 प्रश्न यकीन मानिए आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम केवल इन प्रश्नों के सही उत्तर ही नहीं जानेंगे, बल्कि इनके जो व्याख्या है, जो ऑप्शन है, उनकी हम व्याख्या भी करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? बात करेंगे हम पूर्व मध्यकाल में भारत पर होने वाले आक्रमणों से अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या और आंसर उनकी जानेंगे। तो स्क्रीन पर हमारे सबसे पहले हम लेकर के आते हैं हमारा पहला प्रश्न। आप लोग प्रयास कीजिएगा इन प्रश्नों का उत्तर देने का, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि आपने इन वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों में से कितने सही आंसर बताए। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है और बहुत अच्छे से देखिए। प्रश्नों को हल करने का मतलब ये होता है कि पहले उसको अच्छे से पढ़ें, प्रश्नों के टाइटल को अच्छे से पढ़ें और फिर जाकर के उनके ऑप्शन पर विचार करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। और ये प्रश्न सभी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो जीएस के हों या वनडे एग्जाम के हों या सिविल के हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास सामान्य अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो उसी को ध्यान में रख करके 25 क्वेश्चन का ये पूरा एक व्याख्यात्मक अध्ययन हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, देखिए जो प्रश्न की जो मुख्य बात है उसका हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ए 647 ईस्वी में, बी 712 ईस्वी में, यहां पर बी होना चाहिए, बी 712 ईस्वी में, सी 1013 ईस्वी में और बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह आपके सामने मैप है। मैप में हम देख रहे हैं कि जो भारत पर अरब आक्रमण हुए थे, उस समय भारत की स्थिति क्या थी और किस तरह से भारत पर अरब आक्रमण हुए थे, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जब अरब देश से भारत पर आक्रमण किया गया तो पहला आक्रमण जो है वो कब हुआ था? उसकी तारीख है 711 ईस्वी। ठीक है, 711 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हमने क्या लगाया? इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में किया गया था और यह आक्रमण करने वाला कौन था? यह आक्रमण करने वाला था उबैदुल्लाह, और उबैदुल्लाह एक अरबी था, अरबी आक्रमणकारी था। इसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन यह इसका आक्रमण जो है सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। लेकिन प्रश्न में यह कहीं नहीं पूछा है कि आक्रमण सफल हुआ है या नहीं, सीधे सीधे पूछा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। तो सिंपल सी बात है कि पहला 711 ईस्वी में हुआ और इनमें से वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सबको समझ में आ गया? आंसर डी, ये है ए, बी, सी और डी। तो आंसर डी हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह द्वारा किया गया था। ठीक है, अब भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, आगे ये प्रश्न आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे 712 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन पर।
चलिए बताइए, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ए तुर्क था, बी मंगोल था, सी अरब था और डी तुर्क अफगान था। तो आप जानते हैं कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? अरबों की तरफ से हुआ था। देखिए, अरब जो है व्यापारी के रूप में भारत से पहले से ही भारत के संपर्क में थे, क्योंकि भारत में प्राचीन काल में ही अरबों के साथ व्यापारिक संबंध थे। लेकिन एक आक्रमणकारी के रूप में पहली बार 711 में भारत पर आक्रमण किया गया, सफल नहीं हुआ। बाद में 712 ईस्वी में दूसरा अरब आक्रमण होता है और इसका नेतृत्व कौन करता है? बिन कासिम, और ये आक्रमण सफल हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? वो एक अरबी था, अरब देश का रहने वाला था और अरब में इसका जो जन्म था वर्तमान सऊदी अरब के ताइफर शहर में इसका जन्म हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। तो उसके बाद फिर ये मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसने ये जो तत्कालीन वहां पर जो शासक था अल हज्जाज का भतीजा भी था और अल हज्जाज का दामाद भी था। कौन? बिन कासिम। ठीक है, तो बिन कासिम तत्कालीन वहां का गवर्नर, अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। और जब ये युवा हुआ तो इसने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं इसके पहले तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी पर अलग अलग वीडियो आए हुए हैं, आप उसमें देखेंगे। मैंने बताया है उसमें कि बिन कासिम के भारत आक्रमण का जो तात्कालीन कारण था वो क्या था कि इसका जो चाचा यानी कि जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज का जो जहाज था जिस पर कीमती वस्तुएं, महिलाएं और बच्चे थे, उनको यहां पर सिंध में देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। और इस समय इस देवल बंदरगाह यानी कि सिंध में हिंदशाही राजा दाहिर का शासन था। मैप में अगर इसको हम देखें तो आप इस बात को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये है राजा दाहिर, और राजा दाहिर का जो शासन था यहाँ पर किस जगह पर था? ये जो सिंध आप देख रहे हैं, सिंध में राजा दाहिर का शासन था। तो जिस समय 712 ईस्वी में बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया है, उस समय यहाँ पर हिंद शाही वंश में राजा दाहिर का शासन था और यहीं पर बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। जब अल हज्जाज की सेवा में श्रीलंका से बगदाद एक जहाज जा रहा था, उस जहाज में बहुत सारा कीमती सामान था, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो यहां पर देवल बंदरगाह के निकट जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने इस जहाज को लूट लिया और उसका जो कीमती सामान है वो ले लिया और महिलाओं और स्त्रियों को, महिलाओं और बच्चों को क्या किया है? बंदी बना लिया। इससे पहले भी इस तरह की जहाज लूटने की बहुत सारी घटनाएं इस एरिया में हो चुकी थी, क्योंकि यह एरिया जो है वो सिंध के क्षेत्र में आता था और वहां का राजा था दाहिर। तो अल हज्जाज जो कि इस समय यहाँ पर इराक का एक तरह से गवर्नर था, इसने ये मैसेज भेजा, पत्र भेजा राजा दाहिर को कि इस जहाज के लूटने से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राजा दाहिर द्वारा की जाए और उसके जो बंदी हैं उनको वापस कर दिया जाए। जब यह समाचार राजा दाहिर को मिला तो राजा दाहिर ने कहा कि यह क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं आता और समुद्री डाकुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह सुनकर के जो अल हज्जाज था उसको आया गुस्सा और उसने अपने भतीजे जो बिन कासिम था, जो कि उसका दामाद भी था, उसको आदेश दिया और उसके सेनापतित्व में एक सेना भेजी जिसने राजा दाहिर पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में भारत पर होने वाला यह प्रथम सफल आक्रमण था। ठीक है, ये सारे तथ्य आगे प्रश्न में आएंगे, इनको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या से आगे आने वाले प्रश्नों के कई उत्तर हमारे तैयार हो जाते हैं। यही मतलब होता है प्रैक्टिस का। तो चलिए इस मैप को ध्यान में रखिएगा। ये जो सिंध है, इसी सिंध पर मोहम्मद कासिम ने बाद में चल करके हमला किया था, जिसमें राजा दाहिर की एक तरह से पराजय हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम प्रश्न नंबर 2 पर थे, तो प्रश्न नंबर 2 पर वापस आएंगे और देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब था। ठीक है,
कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है, ये आंसर सी हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा गजनी राजवंश से है। देखिए, बिन कासिम के समय जो है खलीफा का यहाँ पर शासन था और खलीफा के ही एक प्रांत इराक का गवर्नर था अल हज्जाज, जिसने बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके बाद बगदाद के खलीफा थी, उनकी खिलाफत समाप्त हो गई, खलीफा साम्राज्य समाप्त हुआ और उनके स्थान पर स्थानीय जो वहां के सामंत थे उनके राज्यों का उदय हुआ। उनमें से ही एक साम्राज्य था गजनी साम्राज्य, और ये जो गजनी साम्राज्य है ये कहां पर था? ये मध्य अफगान में स्थित था और इसकी राजधानी थी गजनी। तो पूछा गया है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? इसको आप पहचान रहे होंगे, ये है महमूद गजनवी। लेकिन महमूद गजनवी इसका संस्थापक नहीं था, बल्कि गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन याद रखिए इसको, अलप्तगीन अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। और ये अलप्तगीन जो है इसने जिस राजवंश की स्थापना की उसे यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यामिनी वंश। गजनी वंश का एक दूसरा नाम क्या है? यामिनी वंश। तो हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान में यामिनी वंश की स्थापना किसने की, तो उसका भी उत्तर कौन होगा? अलप्तगीन ही होगा। तो अलप्तगीन ने गजनी में इस यामिनी वंश की शुरुआत की या गजनी वंश की शुरुआत की और इसकी राजधानी किसको बनाया? इसकी राजधानी बनाया गजनी को। और आगे चल करके इस अलप्तगीन का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का दास भी था और यह अलप्तगीन का दामाद भी था। ठीक है। और फिर जब सुबुक्तगीन गजनी का अगला सुल्तान बना, अगला शासक बना, देखिए अभी तक सुल्तान का पद यहां पर नहीं आया, क्योंकि सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी कौन था? यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया हो तो हम आगे बढ़े। गजनी राजवंश का संस्थापक ऑप्शन ए अलप्तगीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है हिंद ऑब्लिक भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है इसके साथ कि भारत को भारत कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, इंडिया कहा जाए। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले कितनी सारी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो भारत को हिंद या हिंदू देश या हिंदुस्तान कहने वाले पहले कौन थे? किन्होंने भारत के लिए, देखिए जिसने पहली बार हिंदू कहा उसी ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान का मतलब ही है वह स्थान जहां हिंदू रहते हैं या बहुतायत में हिंदू रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। तो यहां पर भारत के लिए हिंदू शब्द या हिंद की जनता के लिए हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? ए यूनानी, बी रोमनवासी, सी चीनी और डी अरबी। तो ध्यान रखना यहां पर भारत की जनता को हिंदू कहने का काम सबसे पहले किसने किया है? अरबों ने किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अरबों ने भारत को और जो है पहली बार हिंदुस्तान और हिंदू जनता के रूप में संबोधित किया। और ये प्रथा कब से शुरू हुई? जब से अरबों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। अरब व्यापारी भारत से व्यापार करने आते थे, तो उन्होंने क्या भारत को हिंदू शब्द कहां से दिया? ध्यान रखना, हिंदू शब्द की उत्पत्ति किसी धार्मिक शब्द से नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु नदी से। सिंधु नदी, वही सिंधु नदी जहां भारत की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसी सिंधु को अरब के लोगों ने क्या कहा? हिंद या
हिंदस कहा और इसी सिंध नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान कहा है पहली बार अरबों ने। अब यहां पर यह भी जान लीजिए, ये जो यूनानी थे इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। कुछ लोग जो नहीं मालूम होता है, अनजाने में ये समझ बैठते हैं कि यूरोप ने पहली बार ये नाम दिया। बिल्कुल नहीं, ये नाम यूनानियों ने दिया था भारत को इंडिया। और आप जानते हैं भारत में अरब बाद में आए हैं, यूनानी पहले आए हैं, तो भारत को इंडिया नाम पहले मिला और हिंदुस्तान नाम बाद में मिला। लेकिन भारत का असली नाम जो भारत के धार्मिक ग्रंथों में और शास्त्रों में मिलता है वो क्या है? भारत। और भारत नाम का संबंध जो है ये ऋग्वेद में जो भरत कबीला था उसके नाम पर माना जाता है। इसीलिए भारत का वास्तविक नाम जो है वो भारत माना जाता है, क्योंकि ये नाम विदेशियों द्वारा भारत को दिए गए थे। तो सबसे पहले इसमें इंडिया नाम दिया यूनानियों ने, और इंडिया नाम भी किससे निकला था? इंडस। इंडस क्या थी? इंडस वैली, क्योंकि यूनान के लोग सिंध को इंडस कहते थे और उसी के नाम पर भारत को इंडिया नाम इन्होंने दिया है। और अरबों ने हिंदुस्तान नाम दिया है और भारत की जनता को हिंदू कहा है इन्होंने पहली बार। ठीक है ना? ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्य मान लीजिए इसको, और इसको हमेशा आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? हमने यहां पर जो मैप देखा था महमूद गजनवी का, एक बार उसमें हम आपको बता दें कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय का भारत कैसा था। ठीक है, इससे आप समझ पाएंगे कि महमूद गजनवी किस तरह से भारत में अपने हमले करने में सफल रहा। देखिए यहां पर एक चीज ये समझिए कि जब बिन कासिम भारत पर हमला करने आया था उस समय का भारत कैसा था? उस समय भारत में प्रतिहारों ने द्वारपाल के रूप में कार्य किया, क्योंकि बिन कासिम के समय में प्रतिहार उत्तर भारत में एक मजबूत शक्ति बन चुके थे और सिंध प्रदेश के बॉर्डर में ही स्थित होने के कारण यहां पर प्रतिहारों को द्वारपाल के रूप में भी जाना गया है। ये है कौन सा मैप? ये वो मैप है जब भारत पर बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो जब बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो सिंध, जहां पर कि बिन कासिम ने आक्रमण किया, सिंध के बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए हैं गुर्जर, और इन्हीं गुर्जरों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ये काफी शक्तिशाली थे और इनकी वजह से अरब जो है भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में आक्रमण नहीं कर पाए, इसीलिए गुर्जर प्रतिहारों का भारत के द्वारपाल के रूप में भी इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, इन्हें भारत का द्वारपाल किया जाता है, कहा जाता है। जैसे लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के द्वारपाल की भूमिका निभाई 14 वर्षों वनवास में, वैसे ही इन गुर्जरों ने बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा की, क्योंकि ये एक तरह से भारत के द्वार पर थे। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बिन कासिम के समय और गुर्जर काफी मजबूत थे, तो भारत की पश्चिमोत्तर सीमाएं क्या थी? सुरक्षित थी सिंध के बाद। लेकिन उसके बाद जब आया कौन? उसके बाद आया महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के समय में स्थिति बदल चुकी थी। जो प्रतिहार थे ये कमजोर पड़ चुके थे और प्रतिहारों की सत्ता केवल कन्नौज तक सीमित थी, और इस समय कन्नौज में बड़ा ही दुर्बल प्रतिहार शासक जिसका नाम राज्यपाल था वो वहां पर नियुक्त था। ठीक है, वहां पर शासक था। लेकिन इसमें गजनी, और जब गुर्जर प्रतिहार टूट गए थे तो उनके जो सामंत थे अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत राज्यों के रूप में उनका उदय हुआ। कहीं गैड़वालों का उदय हुआ, कहीं परमारों का, कहीं शाकंभरी के चौहानों का। तो महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो उस समय तक उत्तर भारत टूट चुका था, तभी तो ये अंदरूनी क्षेत्रों में सोमनाथ तक चला गया, कन्नौज तक चला गया, जबकि बिन कासिम सिंध से ही वापस लौट गया था। तो महमूद गजनवी के समय का जो भारत है उसमें जो प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न हमारा ये है, एक बार प्रश्न को देख लीजिए फिर हम आएंगे, क्योंकि इसको हमने मैप के लिए लिया है। प्रश्न हमारा, एक मिनट, प्रश्न हमारा है कि
किस चंदेल शासक को महमूद गजनबी ने पराजित नहीं किया था, ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें महमूद गजनबी के मैप पर जाना होगा, और ये मैप इसलिए क्योंकि जिस शासक को महमूद गजनबी ने पराजित नहीं किया था वो चंदेल शासक था। और चंदेलों का शासन कहां पर है, एक बार इस मैप में समझ लें, फिर वापस आ जाएंगे प्रश्न पर। देखिए, जब महमूद गजनबी ने यहां पर आक्रमण किया तो ये है सोमनाथ, गुजरात। गुजरात में चालुक्यों का शासन था, बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे बहुत काम आएगा। गुजरात में चालुक्यों का शासन था। कन्नौज में प्रतिहारों का शासन था, और कमजोर प्रतिहार शासक राज्यपाल था यहाँ पर। ठीक है, राज्यपाल यहाँ का शासक था। चालुक्यों में कौन था यहाँ पर, भीम प्रथम था, ये भीम प्रथम था। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर बुंदेलखंड एरिया में चंदेलों का शासन भी था। यहाँ पर कौन थे, चंदेल। और यहाँ पर जिस समय महमूद गजनबी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया है उस समय एक बड़ा ही महान और शक्तिशाली चंदेल शासक था जिसका नाम था विद्याधर। क्या नाम था, विद्याधर। यहां पर दिल्ली में तोमर थे। ठीक है, दिल्ली में तोमर थे, और अजमेर में कौन थे, शाकंभरी के चौहान थे। यही शाकंभरी का चौहान मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली तक विस्तारित हो गया और पृथ्वीराज चौहान यहाँ का शासक बना। आगे हम आएंगे इस स्टोरी पर। तो कुल मिलाकर के जब क्या हुआ था कि ये देखिए, कन्नौज और बुंदेलखंड की सीमाएं लग रही हैं। कन्नौज में दुर्बल शासक राज्यपाल जो कि प्रतिहार शासक था, और चंदेलों में, बुंदेलखंड में चंदेल शासक विद्याधर। अब महमूद गजनबी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया है तो उस समय कैसे इनको पराजित नहीं कर पाया, तो निम्न में से कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, वो था विद्याधर। ठीक है, हुआ क्या कि विद्याधर ने महमूद गजनबी को पराजित करने के उद्देश्य से उत्तर भारत के कुछ राज्यों को, उनकी सेना को लेकर के एक बड़ी विशाल सेना बनाई थी। लेकिन विद्याधर ये जानते थे कि महमूद गजनबी की सेना से आमने सामने से युद्ध करने से उनको जीत नहीं मिल पाएगी। तो जब महमूद गजनबी अपनी सेना लेकर के आया बुंदेलखंड पर हमला करने के लिए, उस समय विद्याधर प्रत्यक्ष रूप से वहां मौजूद नहीं थे, और ऐसी स्थिति में सेनाओं का आमना सामना हुआ। लेकिन विद्याधर के मौजूद न होने की वजह से महमूद गजनबी जो है वो विद्याधर को पराजित नहीं कर पाया। तो कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। कौन था, चंदेल शासक, चंदेल शासक। ठीक है, यहां पर देखिए कि जब महमूद गजनबी ने हमला किया है कन्नौज पर, तो उस समय वहां का प्रतिहार शासक जो राज्यपाल था वो कन्नौज को छोड़ करके भाग गया, जनता को उसके हाल पर छोड़ करके भाग गया। लेकिन जब विद्याधर ने, और यहां पर जब राजा ही भाग जाएगा तो आक्रमणकारी क्या करेगा, कन्नौज को खूब लूटा, मनमानी जितना उसको वहां से मिला लेकर के चला गया। और जैसे ही महमूद गजनबी कन्नौज से वापस चला गया, वैसे ही वहां का प्रतिहार शासक कन्नौज का राज्यपाल वापस आ गया। इस बात से विद्याधर को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने फिर इस राज्यपाल को सबक सिखाने की सोच ली। इन्होंने कहा महमूद गजनबी से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस कायर राज्यपाल से निपटते हैं। और विद्याधर ने क्या किया, कन्नौज पर हमला किया, और वहां के दुर्बल शासक, कायर शासक जो है राज्यपाल है, उसकी हत्या कर दी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास का। राज्यपाल की क्या कर दी, हत्या कर दी विद्याधर ने, क्योंकि ये कायर था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 पर बात करेंगे हम, और प्रश्न नंबर 6 जो है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ पर हमला किया उस समय वहां पर चालुक्य वंश का शासक था, और चालुक्य वंश का कौन सा शासक था, भीम प्रथम। भीम प्रथम या भीमराव प्रथम इसका राजा था। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, और ये बात कौन बताता है, ये बात बताते हैं हेनरी इलियट। हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए,
और सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण था, ये 16वां आक्रमण था इसका। ठीक है, ये इसका 16वां आक्रमण था और इस 16वें आक्रमण में इसने सोमनाथ को बहुत बुरी तरह से लूटा और समय क्या था, 1025 ईस्वी। ठीक है, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। कहां था सोमनाथ? गुजरात में था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है और ये जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, जो गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर था? शिव मंदिर था। ठीक है, ये एक शिव मंदिर था। जब महमूद गजनवी को ये पता चला कि यहाँ पर अपार संपत्ति है, मंदिर देखिए वैसे भी संपत्ति के केंद्र होते थे, ऐसा माना जाता था कि मंदिरों को कोई लूटेगा नहीं, तो यहाँ पर सोना गहना पैसा जो भी है सुरक्षित रख दिया जाता था। तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य था कि यहाँ पर अपने गजनी साम्राज्य के विस्तार के लिए जो भी पैसा मिल रहा है वो ले चलो और गजनी में अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो वो यहाँ स्थायी रूप से बसने तो आया नहीं था गजनी, तो उसने क्या किया, जब उसको ये खबर मिली कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पर बहुत रुपया पैसा है, तो उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद जब, और उस समय जब ये आक्रमण हुआ तो वहां का शासक कौन था? मैंने बताया वहां का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। इस आक्रमण के समय भीम प्रथम जो है वो चला गया वहां से, सोमनाथ मंदिर को बहुत लूटा गया। यहां से अपार संपत्ति लेकर के महमूद गजनवी जो है जब वापस चला गया, तो फिर भीम प्रथम ने वापस आकर के इस सोमनाथ मंदिर का क्या कराया है? पुनर्निर्माण कराया और इसे पत्थरों से निर्मित कराया और मजबूत करा दिया ताकि इसको जल्दी कोई तोड़ ना सके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीम प्रथम या भीमराव प्रथम, जिसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। महमूद बाद में पुनर्निर्माण हुआ है, लेकिन तुरंत जो कि महमूद गजनवी के हमले के बाद हुआ है वो इन्होंने कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 7 नंबर और इसमें पूछा गया है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का शासक था? देखिए हम यहाँ पर प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन विस्तार से व्याख्या इनकी वीडियो में की गई है। 3 अलग अलग वीडियो बिन कासिम, मोहम्मद महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए होंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? अभी मैंने आपको महमूद गजनवी का पूरा मैप दिखाया था उसके आक्रमण के समय, तो हमने देखा कि सिंध की सीमाओं से लगे हुए, देखिए महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए हैं कुल 17 बार, उनमें से जो महत्वपूर्ण आक्रमण इसके हैं वो उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण आक्रमणों में हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? इसकी, जो कि हाँ, महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था ये भी जान लीजिए। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में ही हिंद शाही पर किया था और उसका राजा था जयपाल। और जयपाल इतने बार पराजित हुआ है महमूद गजनवी से कि बाद में वो निराश हो गया और उसने आत्महत्या कर ली कि भाई अब वो कैसे महमूद गजनवी से पीछा छुड़ाए, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जब इसका आक्रमण हुआ तो हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज्य था, इसको समझने के लिए हमें याद करना होगा उस मैप में। मैंने आपको अभी बताया था कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो जो शाकंभरी के चौहान थे वे अजमेर में थे और इस समय जो दिल्ली थी वो तोमरों के पास थी। दिल्ली किसके पास थी? तोमर राजपूतों के पास थी। बाद में इन तोमरों से इस दिल्ली को किसने ग्रहण कर लिया, किसने हत्या लिया? युद्ध के द्वारा, बल प्रयोग द्वारा किसने ले लिया? ये अजमेर के चौहानों ने इसको ले लिया। और तो जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने आता है उस समय पूरा ये जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली और हरियाणा का पूरा जो क्षेत्र था ये पृथ्वीराज चौहान यानी कि चौहान राजपूतों के पास था। लेकिन गजनवी के समय पूछा है तो गजनवी के समय हरियाणा के क्षेत्र में तोमर राजपूतों का राज था, क्योंकि चौहान इस समय अजमेर या राजस्थान में ही थे। ठीक है, प्रश्न नंबर सबको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 7 का आंसर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण के प्रश्नों को बड़ी ही सावधानी से हम हल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें दोनों को पढ़ना होता है, कथन को और कारण को। फिर ये देखना होता है कि कथन कारण एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कट जाते हैं मार्क्स, इसलिए। तो पहले देखते हैं कथन क्या कहता है। कथन कहता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो सभी जानते हैं, अभी हमने बताया, हेनरी इलियट इस बात को कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था? वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया आक्रमण था। दरअसल जब महमूद गजनवी बहुत सारा धन रुपया लूट करके सोमनाथ मंदिर से वापस जा रहा था, तो रास्ते में इनको जाटों ने, जाट जो कि उस समय एक जनजाति थी जो सीमा पर निवास करती थी, उन्होंने रोका। तो उस समय तो महमूद गजनवी के पास बहुत सारा रुपया पैसा था। उसने सोचा अगर इस लड़ाई में हम पड़ गए तो क्या हो जाएगा, सारा रुपया पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो पहले इसको हम पहुंचा आते हैं गजनी, उसके बाद इनसे निपटने के लिए हम दोबारा आएंगे। तो अंतिम बार महमूद गजनवी निपटने आया था जाटों से, और जाटों के साथ इसने यहाँ पर युद्ध किया है। और ये इसका 1027 में जाटों के विरुद्ध होने वाला जो इसका आक्रमण है, अभियान है, ये इसका 17वां और अंतिम अभियान था। तो कथन बिल्कुल सही है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कारण क्या है? कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कहीं भी ये देखा हुआ नहीं पाया कि महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। देखो, बिन कासिम भारत से धन लूटने आया था, भारत में धर्म का प्रचार करने आया था, ठीक है, इस्लाम का प्रचार करने आया था। लेकिन महमूद गजनवी जो है, इसका उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना और गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, जिसके लिए भारत से पैसे लूटना, मंदिरों को तोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था महमूद गजनवी का, और इसके अलावा और भी जो और इतिहासकार हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि धार्मिक उद्देश्य भी था इसका भारत में। तो इसका दरबारी कवि जो था उत्बी भी यह कहता है कि महमूद गजनवी के जो भारत आक्रमण थे वे जिहाद था, यानी कि धर्म से प्रेरित थे। उत्बी, ये महमूद गजनवी के दरबार में बड़े महान कवि और लेखक हुआ करते थे। महमूद गजनवी के साथ भारत में अलवर्णी आया था, और इस अलवर्णी ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आगे बहुत सारे प्रश्न अलवर्णी से आए हुए हैं, उसकी कहानी हम वहां पर सुनाएंगे, ठीक है। तो महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये वाक्य गलत है, जबकि ये वाक्य सही है, क्योंकि वह मुस्लिम शासन की, स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि वह अपने गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर यहां पर हमारा होगा। बड़ी ही सावधानी से देख करके, पढ़ करके व्याख्या कर रहा है या नहीं, उसके बाद हम आंसर को टिक करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक और, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, किसने एक और संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन इनमें से एक है जिसने सिक्के में चांदी का सिक्का जारी किया और उसमें संस्कृत का मुद्रा लेख लिखवाया। ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने क्या किया है? सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किए और उस पर संस्कृत में आयतें लिखवाई हैं। जबकि आप देखेंगे कि संस्कृत जो है हिंदू धर्म, प्राचीन जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत है, इसलिए ये एक अलग सी चीज यहां पर पाई गई कि इस्लाम का फॉलोअर महमूद गजनवी भारत में सिक्के जारी करता है और उन पर संस्कृत में लेख लिखवाता है। ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। शायद ऐसा करके वह भारत की जनता का एक तरह से समर्थन प्राप्त करना चाहता हो, तो ये काम इसने किया है। आंसर हो जाएगा बी महमूद गजनवी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
शाहनामा ग्रंथ का लेखक कौन था? देखिए ये जो प्रश्न आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है और इतिहास में उन्हीं ऑप्शन को बदल के नए प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। तो अगर आप इनको ऑप्शन की व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो एक प्रश्न में कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पूछा गया है शाहनामा जो कि एक रचना है, इस ग्रंथ का लेखक कौन था? ए उतबी, बी फिरदौसी, सी अलबरनी और डी बरनी। अलबरनी अलग है, बरनी अलग है। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल में था, जबकि अलबरनी कौन था? जो महमूद गजनबी के समय भारत आया था। ये विद्वान था, ये अरबी विद्वान था, लेकिन इसने संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और भारत के पुराण, धार्मिक ग्रंथ, भगवत गीता आदि को इसने पढ़ा और भारत के धर्म और संस्कृति को भारत के ही ग्रंथों से इसने सीख करके फिर एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद पूर्व मध्यकाल को जानने का, भारत के समाज को समझने का एक आईना है समझो, क्योंकि इसने भारतीय ग्रंथों से ही पढ़ करके भारत के समाज को जाना और लिखा था। तो अलबरनी इसका रचयिता नहीं है, उतबी इसका रचयिता नहीं है, कौन बचा? फिरदौसी। तो फिरदौसी जो है यह शाहनामा ग्रंथ का लेखक था और इसने महमूद गजनबी के कहने पर यह शाहनामा ग्रंथ लिखा था। ठीक है, महमूद गजनबी ने इससे कहा था शाहनामा की रचना करने के लिए और इसके बदले महमूद गजनबी ने इसको वादा किया कि वो उसको 60,000 सोने के सिक्के देगा। लेकिन महमूद गजनबी ठहरा पैसे का लालची आदमी, उसने इसको कह करके शाहनामा लिखवा तो ली, लेकिन बेचारे को जब पेमेंट करने का टाइम आया इन्होंने बड़ी ही मन लगा करके, दिल लगा करके ये ग्रंथ लिखा, लेकिन जब मुद्रा देने की बात आई, सिक्के देने की बात आई, तो महमूद गजनबी लालची हो गया और उसने क्या किया? सोने के स्थान पर चांदी के सिक्के दिए, जिसको फिरदौसी ने लेने से इनकार कर दिया। तो फिरदौसी द्वारा लिखित शाहनामा एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने किसके कहने पर की थी? महमूद गजनबी के कहने पर की थी। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दरबारी कवि था, मैंने बताया महमूद गजनबी का। अलबरनी उनके साथ आया था और बरनी बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के समय में एक प्रसिद्ध लेखक था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर है, देखते हैं इसको। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। महमूद गजनबी विद्वानों का बड़ा ही संरक्षक था, कला का सम्मान करता था, आर्ट का सम्मान करता था, तो इसने उतबी को अपना दरबारी कवि बनाया। और इसके अलावा अन्य बहुत महत्वपूर्ण, जैसे फिरदौसी भी इसी के समय में था। तो इसके अलावा जो हसन निजामी है, ये जो हसन निजामी है, इसने भारत के या दिल्ली सल्तनत की, जो दिल्ली सल्तनत पर प्रथम सरकारी इतिहास लिखा है। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम दरबारी इतिहास लिखा है किसने? हसन निजामी ने। और इस हसन निजामी ने जो है ये इस ग्रंथ का जो नाम दिया था ताज उल मासुर। क्या नाम दिया था? इसकी ग्रंथ का नाम क्या है? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर क्या है? ताज उल मासिर दिल्ली सल्तनत पर लिखा गया पहला सरकारी ग्रंथ है। सरकारी ग्रंथ क्या होता है? सरकारी ग्रंथ वह होता है जो शासन के निगरानी में लिखा जाता है, शासक के आदेश पर लिखा जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का था, इसलिए इसका महत्वपूर्ण है हसन निजामी का ये लेख। चंद्रबरदाई को आप जानते हैं, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो का लेखक था और ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि जो है, इसने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुए हैं उसका एक पूरा विवरण दिया है। देखिए हर एक इतिहास को जानने का एक तथ्य, एक आधार होता है, तो वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमने बिन कासिम की बात की, तो बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो सिंध का पूरा इतिहास हमको चचनामा से मिलता है।
ठीक है। चचनामा से हमें सिंध का इतिहास मिलता है, और महमूद गजनबी के जो आक्रमण थे, और महमूद, हालांकि महमूद गजनबी से ज्यादा अलबर्नी का ध्यान भारत के समाज पर था, तो तत्कालीन समय की जानकारी हमको किताबुल हिंद से मिल जाती है। और पृथ्वीराज रासो द्वारा, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो से हमें मोहम्मद गौरी के समय जो स्थिति थी वहां की, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, द्वितीय युद्ध में स्वयं हारे, ये सारी घटनाक्रम हमें चंद बरदाई के इस ग्रंथ से मिल जाती है। तो ये इनका इतिहास था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, और इसका उत्तर आप बता दोगे, क्योंकि अभी पीछे मैंने जो व्याख्या की है उसी से इसका आंसर निकल के आता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? देखिए, पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ है, और कौन अध्ययन कर रहा है? मुसलमान। पहली बार, यानी कि ऐसा कौन सा प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया? इसने भगवत गीता का अध्ययन किया, इसने विष्णु पुराण का अध्ययन किया, वायु पुराण का अध्ययन किया। कौन था वो मुस्लिम? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबर्नी, और डी दारा शिको। तो इसका सही उत्तर होगा सी अलबर्नी। अलबर्नी मैंने बताया क्यों किया इसने पुराणों का अध्ययन, और अलबर्नी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे आगे प्रश्न आया, जैसे यह इसको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, ये अरबी बोल सकता था, फारसी बोल सकता था, इसको गणित का ज्ञान था, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, यानी कि अपने आप में एकदम चलता फिरता ये लाइब्रेरी था, इसको सारी चीजों का ज्ञान था, बड़ा ही ब्रिलियंट था। और इसने भारत को समझने के लिए भारत के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, और फिर उसी के आधार पर, जाहिर सी बात है पुराणों को अगर पढ़ना है तो संस्कृत तो सीखनी पड़ेगी, तो इसलिए इसने संस्कृत सीखी, और उसमें फिर ये सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े, और उसी के आधार पर इसने किताबुल हिंद की रचना की। और किताबुल हिंद की रचना इसने अरबी भाषा में की थी, बाद में फारसी में उसका अनुवाद किया गया है। तो इसका अरबी ये जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन हुआ? ऑप्शन सी अलबर्नी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अभी हमने देखा कि महमूद गजनबी के साथ बैरिस्टर तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन इसमें एक ऐसा था जो बहुत विद्वान था, और उसका नाम है, क्या है? अलबर्नी। तो अलबर्नी महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। इब्न बतूता बिन तुगलक के काल में मोरक्को से आया था, और अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में बलबन से लेके अलाउद्दीन और उसके आगे भी कई शासकों के शासन में एक तरह से दरबार की शोभा बढ़ाई है, और भारत में गजल गायकी का इसको जन्मदाता माना जाता है। और इसने जो है उर्दू भाषा का भी आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? इसे तूतिए हिंद कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं, ठीक है। तूतिए हिंद यानी कि भारत का तोता कहते हैं। और अमीर खुसरो जो है, इसका जन्म भारत में ही हुआ था। भारत में एटा जिले में पटियाली एक जगह है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। तो ये बड़ा ही विद्वान था, और इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। आगे जब और दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें साहित्य में इसका पूरा जिक्र आएगा। तो गजल गायकी का जन्मदाता था ये अमीर खुसरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। आंसर आपको मालूम ही है। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? हम आपको बता चुके हैं कि इनमें अलबर्नी जो है ये किताबुल हिंद की रचना का लेखक था। और इसने, अगर किताबुल हिंद में पूछा जाए कि किताबुल हिंद से भारत की किस स्थिति का, किस क्षेत्र की व्यापक जानकारी मिलती है, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तो आंसर क्या लगाएंगे? सामाजिक स्थिति। यानी कि किताबुल हिंद पूर्व मध्यकाल की समाज को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। अब इनके बारे में, हसन निजामी के बारे में मैंने अभी व्याख्या कर दी थी। इसके अलावा मिनहाज उस सिराज जो है, मिनहाज उस सिराज ने तुर्कों का आरंभिक इतिहास लिखा है। किस नाम से? तबकात ए नासिरी के नाम से। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी।
ठीक है। और तबकात ए नासरी में ये क्या बताता है, तुर्कों का आरंभ इतिहास बताता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आरंभिक तुर्क सुल्तान जो हुए हैं उनके बारे में ये बताता है। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो बलबन से ठीक पहले एक कठपुतली सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, उसी नासिरुद्दीन महमूद के लिए ये ग्रंथ लिखा था मिन्हाजुस सिराज ने तबकाते नासरी नाम से। इसके अलावा जो ये शम्से सिराज अफीक है, शम्से सिराज अफीक जो है इसने भी जो देखिए कई बार एक ही किताब, कई बार एक ही नाम के कई ग्रंथ मिल जाते हैं। जैसे शम्से सिराज अफीक ने जो किताब लिखी, ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है तारीखे फिरोज शाही। और तारीखे फिरोज शाही से हमें क्या पता चलता है, इसका जो ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है ना। तारीख ए फिरोज शाही का ये फिरोज शाही कौन है, जी हाँ ये तुगलक वंश का फिरोज शाह है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का शासन क्या था, सल्तनत का अंतिम समय था। तो ये सल्तनत काल के अंतिम समय या अंतिम काल की जानकारी देने का एक स्रोत है तारीख ए फिरोज शाही, जिसे किसने लिखा है, शम्से सिराज अफीक ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही नाम से ही एक दूसरा ग्रंथ जो है वो कौन लिखा चुका है, वो बर्नी ने लिखा है। और बर्नी की तारीख फिरोज शाही और इसकी तारीख फिरोज शाही नाम में एक जैसी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, किसकी है वो तस्वीर, ये है अल बर्नी, ठीक है। और बड़ी ही गहन मुद्रा में है, ये लिख रहा है, रचना कर रहा है। तो पूछा गया है निम्न में कथनों में से कौन अल बर्नी के संबंध में सही नहीं है। देखिए इस तरह के प्रश्न दो तरह से आते हैं, कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे, हमें बताना है कौन से सही नहीं है। मतलब 3 सही हैं, एक गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर है। पहला, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। दूसरा, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। नेक्स्ट, वह संस्कृत का विद्वान था। और नेक्स्ट है, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो हम यहां से अगर चेक करते हुए चलें तो हमने अभी देखा कि अल बर्नी गणितज्ञ था, तो ये सही है इसके बारे में। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। उसके ग्रंथ तूती ए हिंद में जीवंत भारत मतलब वास्तविक भारत के समाज की तस्वीर मिलती है, ये भी सही है। लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, बल्कि उसका लेखन धर्म से प्रभावित था, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल बर्नी के संदर्भ में ऑप्शन ए में लिखा हुआ कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर भारत को जीतने वाला जो मध्य एशिया का शासक था वह कौन था, वह था ए जलालुद्दीन मकबरनी, बी गजनी का महमूद, सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और डी चंगेज खां। देखिए आप इस तरह के प्रश्न में ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इनकी व्याख्या आप तुलना करेंगे, ये तो उत्तर नहीं हो सकते, आंसर इन्हीं दोनों में से है। अब इस तारीख को देखिए, ये तारीख कौन सी है, ये वो तारीख है जब तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा, दूसरा वाला युद्ध। और तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो आंसर हो गया मोहम्मद गौरी। और इसी युद्ध के बाद उत्तर भारत पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया था, क्योंकि इसने अजमेर, राजस्थान पूरा और उसके बाद ये जो है दिल्ली को भी जीत लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। पहचानते जाइए, कभी सपने अपने में आ जाएं तो आप इनको जान सके कि भाई कौन है ये। तो ये है मोहम्मद गौरी, और इसने
भारत पर जो आक्रमण किए, देखिए मोहम्मद गौरी को भारत में कई बार पराजय भी मिली थी, लेकिन पहली बार भारत के किस राजा ने, किस शासक ने इसको पराजित किया, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? ए भीम द्वितीय, बी जयचंद, सी पृथ्वीराज चौहान, डी पृथ्वीराज द्वितीय। देखो पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया है, लेकिन ये कब पराजित किया? 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन इससे पहले भी मोहम्मद गौरी भारत में पराजित हो चुका था, इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए भीम द्वितीय। ठीक है, अब ये भीम द्वितीय कौन था इसको समझो। भीम द्वितीय जो है गुजरात का, भीम द्वितीय गुजरात का शासक था उस समय जब गुजरात पर आक्रमण किया किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो गुजरात में जो चालुक्य वंश का शासन था, इस चालुक्य वंश के शासक का नाम था भीम द्वितीय। ठीक है, तो भीम द्वितीय को जब ये सूचना मिली कि जो मोहम्मद गौरी है वो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ आ रहा है, और ये समय कौन सा था? 1178। समय अगर भूल गए आप तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तराइन का युद्ध बाद में हुआ है और उससे पहले मोहम्मद गौरी पराजित हो चुका है। तो इसलिए 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने चालुक्यों पर यानी कि गुजरात पर हमला किया, और उस समय वहां का शासक भीम द्वितीय था, तो भीम द्वितीय ने इसको आबू पर्वत के निकट ही जाकर के अपनी सेना के साथ घेर लिया, और जबरदस्त युद्ध में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया है। और वो तो बाद में हारा है ना, 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका तराइन का पहला युद्ध हुआ है, तो उससे पहले ही 1191 से पहले 1178 में ही भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और यह भारत में इसकी पहली पराजय थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कौन सा था? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की या साम्राज्य की स्थापना कर दी। ध्यान से देखिए ऑप्शन को। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके ठीक बाद हुआ है 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ है, कब हुआ है पानीपत का युद्ध? ये हुआ है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसके बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। और पानीपत का युद्ध हुआ है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन था? हेमू एक अफगान सरदार था जो दिल्ली पर बार बार अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अकबर ने इसको पराजित किया और मुगल सत्ता की जड़ों को मजबूत किया। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से ये जो तराइन का दूसरा युद्ध है, इसमें मोहम्मद गौरी ने संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और फिर वहीं पर उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। तो वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की वह था ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद गौरी ने, ये जो आप पढ़ रहे हैं, आप जब अपनी परीक्षा देने जाएंगे तो इनके महत्व को समझेंगे, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाए वीडियो को देख करके, और उनमें से जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो कितने सारे प्रश्नों का आपको लाभ मिलने वाला है, ये भी आगे आप मुझे बताएंगे जब कोई एग्जाम देने जाएंगे तब।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो जयचंद की कहानी कई बार आप सुन चुके हैं। जयचंद कौन था? जयचंद कन्नौज का शासक था, और कन्नौज का कौन सा शासक था? गहरवाल शासक था। गहरवाल राजपूत थे यहाँ पर, और गहरवालों का शासक इस समय कौन था? जयचंद। और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बड़ी कट्टर दुश्मनी चल रही थी, जिसके कारण हम पीछे वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसलिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, फिर मोहम्मद गौरी ने इनको भी नहीं छोड़ा, और फिर इन्होंने मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर भी हमला करके क्या किया है? इसको जयचंद को मार डाला, और संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश तक जाकर के पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आपको बताना है कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। ए तराइन का युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, और डी कन्नौज का युद्ध। ये कन्नौज का युद्ध आपको परेशान करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस समय कन्नौज का कोई युद्ध ही नहीं हुआ था। कन्नौज का युद्ध तो जो हुआ है वो चौसा और कन्नौज के युद्ध हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के, जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच का संघर्ष पढ़ेंगे, और किस तरह से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाहर भगा दिया था इसी कन्नौज के युद्ध में, लेकिन उसकी तारीख दूसरी थी, ये नहीं थी। और तराइन का युद्ध हुआ है गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, ये भी उन दोनों के बीच में हुआ है। तो बचता है सी चंदावर का युद्ध, और चंदावर कन्नौज के समीप ही है, लेकिन इसे कन्नौज का युद्ध नहीं कहेंगे, हम चंदावर का युद्ध कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? एक तरह से रिपीट हो गया है ये प्रश्न, आप सबको ही पता है किसे हराया था? जयचंद को हराया था, और जयचंद्र जो है गहरवाल वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? इसको जरा समझ लो, ये एकता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था एकता? आगे इसके बारे में दिल्ली सल्तनत में भी आप कई बार सुनेंगे। भारत में जब तुर्क आए, इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, उस समय भारत में सामंती प्रथा चलती थी। ठीक है, सामंती प्रथा का चलन था, और सामंती प्रथा में क्या होता था कि जो सामंत होते थे उनको जो भूमि दी जाती थी वो उसके मालिक बन जाते थे, और केंद्र का यानी कि शासक का अपने सामंतों पर जो नियंत्रण है वो कमजोर पड़ जाता था। तो ऐसी स्थिति में इस सामंती प्रथा ने राजपूतों को राजनीतिक रूप से विखंडित कर दिया था। इसी प्रथा के स्थान पर, इसी सामंती प्रथा के स्थान पर जो दूसरा सिस्टम प्रशासन का लागू हुआ है उसको कहा जाता है अक्ता प्रथा। क्या कहा जाता है? अक्ता प्रथा। और अक्ता क्या होती थी? अक्ता उस भूमि को कहा जाता था जो वेतन के बदले दी जाती थी। यानी कि यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप दूर कर लें, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता दिया था, और एक प्रश्न यहां से बन चुका है कि भारत में एकता प्रथा का आरंभ किसने किया था? भारत में अक्ता प्रथा का आरंभ किया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन यहां पर भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये क्या बात हुई, दोनों अपोजिट कैसे हो गए, इसको समझिएगा। जब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत में दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का आरंभ किसने किया, तब उसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है ना, तब उसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली आरंभ होने से पहले किस क्षेत्र में और कहां के शासकों ने एकता प्रणाली का प्रचलन किया था, तो वो मध्य एशिया हो जाएगा। यानी कि मध्य एशिया में पहले से ही एकता प्रणाली का प्रचलन था। और एकता प्रणाली में क्या होता है, जो सम्राट होता है, जो सुल्तान होता है, वो क्या करता है, जो क्षेत्रीय शासक होते हैं उनको एक भूमि देता है वेतन के बदले। यानी कि वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को अक्ता कहा जाता है, और इस भूमि से राजस्व वसूली की जाती है। और इस राजस्व वसूली में सुल्तान का भी एक हिस्सा होता है। और ये जो भूमि दान में दी जाती है ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहती है। ध्यान दीजिएगा,
सामंतवाद और अक्ता प्रणाली में यही मुख्य अंतर है कि सामंतवाद में जो भूमि दान में दी जाती थी या भूमि दी जाती थी राजस्व वसूली के लिए, टैक्स वसूली के लिए, उस पर शासक या राजा का नियंत्रण नहीं होता था, इसलिए वो क्षेत्रीय सामंत अपने आप में राजा की तरह व्यवहार करता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो अक्ता है इसका नियंत्रण सुल्तान के पास है, ठीक है ना। इसको अक्ता या इक्ता दोनों कह सकते हैं, इसको हम इक्ता भी कहते हैं, इसको हम अक्ता भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो जो अक्ता भूमि दी जाती थी क्षेत्रीय शासकों को, उसका नियंत्रण सुल्तान के पास रहता था। सुल्तान जब चाहे अक्तादारों का ट्रांसफर कर सकता था, उनको दी गई भूमि वापस ले सकता था। तो इससे सल्तनत में केंद्रीकरण रहता था, विखंडन नहीं होता था, जबकि सामंतवाद में राजनीतिक स्थिति विखंडित हो जाती थी। तो भारत में या दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की है, इल्तुतमिश ने। लेकिन प्रश्न है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने जो भारत को जीता था, भारत में मोहम्मद गौरी के जीते गए क्षेत्र को क्या कहा जाता था, गौरी साम्राज्य या गौर साम्राज्य इसको कहा जाता था। और इस गौर साम्राज्य में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारतीय साम्राज्य का अक्ता दिया था, ठीक है। लेकिन नियंत्रण किसके पास है, गौरी के पास, यानी कि गौरी जो है वो अफगानिस्तान से ही इस पूरे साम्राज्य का नियंत्रण कर रहा है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में अक्ता दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात समझ में आ गई, यहां पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए मोहम्मद गौरी, ठीक है। अभी हमने देखा कि महमूद गजनवी ने भारत में चांदी का सिक्का चलाया, जिसमें उसने संस्कृत में मुद्रा लेख लिखवाया था। लेकिन यहां पर मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की, तो उसके बाद इसने भी चांदी का सिक्का चलाया और उसमें एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी का नाम यहां पर अंकित कराया है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एक तरह से बात है कि एक मुस्लिम शासक देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाता है। तो मोहम्मद गौरी, कई ऑप्शन में इसको बिन साम भी कहा गया है, तो ये भी एक ही है, बिन साम या मोहम्मद गौरी ने देवी की लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के भारत में जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी मोहम्मद गौरी का दास था। और मोहम्मद गौरी ने जब भारत को जीता तो उसने अपने 2 प्रतिनिधि भारत में नियुक्त किए, ठीक है। उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को और पूर्वी क्षेत्र में बख्तियार खिलजी को। तो ये बंगाल और बिहार कहां पर आते हैं, ये बंगाल और बिहार जो है पूर्वी क्षेत्र में ही आते हैं। तो बंगाल बिहार, यहां पर प्रश्न हमारा बदल गया है, प्रश्न नंबर 23 होना चाहिए। तो बंगाल बिहार जो है यहां पर मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहां मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में गौर साम्राज्य का विस्तार किया और यहीं पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, जो कि उस समय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय केंद्र थे। इसमें नालंदा विश्वविख्यात था, ठीक है ना। नालंदा की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल शासक महीपाल द्वारा की गई थी। तो कुल मिलाकर के नालंदा और विक्रमशिला को भी नष्ट इसने करा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और नालंदा में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ
अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी तार्किक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। तो बख्तियार खिलजी इसका उत्तर होगा। इसने मोहम्मद गौरी के जो गौर साम्राज्य है भारत में, उसमें बंगाल और बिहार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से निम्नलिखित नामों को क्रम से लगाइए और सही कूट के आधार पर चुनिए। देखिए, ये जो नाम है ये वो नाम है जिन्होंने भारत पर अलग अलग समय पर आक्रमण किया है। हमें बताना है क्रम से इनका आक्रमण का समय क्या था। तो इसमें आप देखेंगे कि इनमें सबसे पहला आक्रमण जो है वो किसने किया है? महमूद गजनवी ने। इनमें से सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया है और महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण की शुरुआत 1000 ईस्वी से भारत पर कर दी थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया है दूसरे नंबर पर, और ये कौन सा समय था? ये जब इसने कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान में 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया था। अब इसके बाद कौन आता है? तो देख लीजिए, चंगेज खां का नाम इसके बाद आएगा, क्योंकि चंगेज खान कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसने मध्य एशिया के ख्वारिज्म शाह पर हमला किया और ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मकबरनी संरक्षण लेने के लिए दिल्ली की तरफ भागा। तो ये चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए दिल्ली की तरफ आया, लेकिन तत्कालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश ने मकबरनी को सहायता देने से मना कर दिया। तो चंगेज खां भारत की सीमा में सिंध में अंदर प्रवेश तो किया, लेकिन वहीं से वापस चला गया। तो चंगेज खां के भारत आने का या आक्रमण का जो क्रम है वो इनमें से कहां पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। और चौथे स्थान पर आ जाएगा तैमूर, जिसे हम तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जब तुगलक वंश के अंतिम शासकों के समय में भारत की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा था, उसी का लाभ उठा करके तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया है। और इस समय जो है भारत दिल्ली को इसने बुरी तरह से लूटा। तो क्या हो जाएगा? प्रथम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनका सही क्रम होगा। चलिए देख लेते हैं कहां मिलता है। तो 2 3 1 4, ठीक है ना? यहां भी 2 3 1 4 क्रम मिल गया हमको। आंसर हो गया बी। तो इसके हिसाब से स्पष्ट यहां पर आंसर लगा दीजिए, बी आंसर है इसका सही कूट के आधार पर। चलते हैं हमारे 25वें और अंतिम प्रश्न की ओर, और ये है हमारा प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन और कारण के प्रश्न, व्याख्या भी ध्यान में रखनी होती है। कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। बिल्कुल सही बात है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक को इन्होंने परास्त किया, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का आधार तैयार किया। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि राजनीतिक एकता अगर होती तो जितने भी राजपूत वंश थे वो एक साथ आकर के अगर गौरी का सामना करते तो गौरी हरगिज भारत के अभियानों में सफल नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे पूर्व मध्यकाल में भारत पर होने वाले आक्रमणों से आने वाले अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। निश्चित तौर पर इन 25 प्रश्नों की व्याख्या करने से आपके 50 प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।